नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ और 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके थे, जारी भी कर लिए गए थे। आपने देखे भी होंगे, नोट्स भी बने होंगे। पहले लेक्चर में हमने बात करी थी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शिक्षण विधियों के ऊपर कि शिक्षण विधियाँ होती क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर। और दूसरा जो लेक्चर आया था उसमें हम आए थे पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना के ऊपर, जो पहला टॉपिक है। और पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को पढ़ना हमने स्टार्ट महज किया ही था। आज हम बात करेंगे उसी संकल्पना को आगे बढ़ाएंगे, पर्यावरण अध्ययन की उसी संकल्पना को आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और पर्यावरण अध्ययन की इन शिक्षण विधियों का जो भय आपके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, उम्मीद कर रहा हूँ वो भय धीरे धीरे छंटता जा रहा होगा, दूर होता जा रहा होगा। बिना कोई देरी किए हुए बात को शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत की थी हमने पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना के ऊपर। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना व क्षेत्र, ये हमारा पहला टॉपिक है। संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट। मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी विषय के बारे में 360 डिग्री कंप्लीट जानकारी हासिल करना ही संकल्पना कहलाता है। किसी भी विषय की संकल्पना में क्या क्या चीजें शामिल होती है। किसी भी विषय की संकल्पना में सबसे पहली चीज जो शामिल होती है वो ये कि विषय का विकास कैसे हुआ, विषय का विकास कैसे हुआ। दूसरी चीज देखी जाती है कि उस विषय की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु का मतलब होता है कि उस विषय में विषय वस्तु का मतलब होता है कि उस विषय के दौरान क्या क्या पढ़ाया जाता है। तीसरा, उद्देश्य क्या है। चौथा, उसके महत्व क्या है। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके उस विषय से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उस विषय की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें जब हम पर्यावरण अध्ययन की समझ लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका कंसेप्ट जो है वो बढ़िया तरीके से पूरा हो चुका है। तो पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना में ये सारे पॉइंट शामिल हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं विषय का विकास और इसकी विषय वस्तु। लेक्चर सेकंड जो था पर्यावरण का, उस लेक्चर में हमने ये बात करी थी विषय का विकास। और इसमें हमने बात की थी, आपको याद हो अगर, कि पर्यावरण अध्ययन किस तरह से विषय के रूप में विकसित हुआ था। किस तरह से मैंने कोठारी आयोग की बात करी थी, एनसीएफ 1975 की बात करी थी, एनसीएफ 1988 की बात करी थी, एनसीएफ 2000 की बात करी थी, जिसमें एनसीएफ 2000 यहाँ समेकित पर्यावरण अध्ययन अध्यापन की बात की थी एनसीएफ 2000 के अंदर, और एनसीएफ 2005 में एकीकृत पर्यावरण अध्ययन की बात की थी। ये 2 शब्द एग्जैक्ट नहीं बताए थे, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर चुके थे। तो विषय वस्तु को क्लियर करने के बाद में, विषय के विकास को क्लियर करने के बाद में हम आए थे विषय वस्तु के ऊपर। और आपने पढ़ा भी था और अच्छे से समझा भी था कि मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि पर्यावरण को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण और हमारा सामाजिक पर्यावरण। ये 2 भागों में मैंने विभाजित किया था यहाँ पे, और आपको बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कौन कौन से बिंदु आते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, वही जैविक और अजैविक कारक सारे। और सामाजिक पर्यावरण मैंने बताया था आपको, समाज से लेकर
परिवार से लेकर, साथीगण से लेकर, विद्यालय से लेकर, कार्यालय से लेकर सारी चीजें। तो इस पर्यावरण की विषय वस्तु की जहां तक बात आएगी तो हम वायुमंडल का अध्ययन भी करेंगे, हम स्थल मंडल का अध्ययन भी करेंगे, हम उसके अंदर जैव मंडल का अध्ययन भी करेंगे, हम उसके अंदर जल मंडल का अध्ययन भी करेंगे, हम समाज के बारे में भी पढ़ेंगे, हम परिवार के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार के समूहों का भी अध्ययन करते हैं, हम इसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं। तो ये पर्यावरण की विषय वस्तु थी। जब परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आता है कि पर्यावरण की विषय वस्तु निम्नलिखित में से है या कौन सी है, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना, क्योंकि किसी भी विषय की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यही चीज़ें मैंने भी किसी किताब से ही देखी होगी, कोई गाइड से ही देखी होगी, और आपने भी गाइड पढ़ी होगी। हो सकता है कि जितनी किताबें आपके पास है उतनी मेरे पास शायद नहीं भी हो, लेकिन अब मैं उसको पढ़ा क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ की इस थीम की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि एक्चुअल में है क्या। तो अब मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर नहीं पा रहे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी भी विषय को जब पढ़ते हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप कीजिए, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि जब खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत कभी कर नहीं सकता। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने एक प्रकार से अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना दी कि क्या विषय वस्तु हो सकती है, पर्यावरण में क्या पढ़ाया जा सकता है। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि आप अपने पर्यावरण का सिलेबस देख लीजिए। आप आवास और वस्त्र पाठ से लेकर लास्ट में शिक्षण विधियों तक आ जाइए पर्यावरण की, और सारे टॉपिक देख लीजिए, यही विषय वस्तु है, कुछ भी नहीं करना है। और सीधा प्रश्न अगर आता है कि पर्यावरण की विषय वस्तु क्या, आप अपना सिलेबस याद कीजिए पर्यावरण का। सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले आया कि भारत भर के पहनावे, आवास, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ वगैरह। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में थोड़ी बहुत राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला वगैरह आ गई। उसके बाद क्या आया? अर्थव्यवस्था आई है, जिसमें से कोई राजस्थान के उद्योग धंधे, रोजगार योजनाएं वगैरह, ये चीज़ें, उपभोक्ता जागृति, सहकारी समितियाँ, ये टाइप आ गया। उसके बाद में क्या आया? कोई जलवायु वगैरह आ गए, कोई बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक आ गए। उसके बाद क्या आया? पॉलिटी की सामान्य जानकारी आई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बारे में। इसके बाद क्या आया? बेसिक साइंस आई है, जिसमें शरीर की संरचना के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। तो इसके बाद में क्या है कि सामान्य भूगोल के टॉपिक है। ये सारी की सारी पर्यावरण की विषय वस्तु है। तो जब भी इस विषय वस्तु का क्वेश्चन बनता है तो आप अपने सिलेबस को याद रखना पर्यावरण का, और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपकी विषय वस्तु के अंदर, पर्यावरण की विषय वस्तु के अंदर कौन से टॉपिक पढ़े जाते हैं और कौन से टॉपिक छोड़े जाते हैं। आप अच्छे से समझ जाओगे। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे तो उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से 3 ऑप्शन आपके सिलेबस से रिलेटेड है और कौन सा एक ऑप्शन जो है आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो आ गया कि विभिन्न प्रदूषणों की जानकारी, बिल्कुल है, प्रदूषण दिए हुए। जैव विविधता की जानकारी दूसरा विकल्प आ गया, बिल्कुल है, जैव विविधता भी है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, वो भी पढ़ा है। चौथा पॉइंट कोई आ गया कि राष्ट्रीय आय की जानकारी। तब आप कहोगे कि राष्ट्रीय आय की जानकारी तो नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। तो आप आराम से कह दोगे कि राष्ट्रीय आय की जानकारी हमारी विषय वस्तु का भाग नहीं है। तो आप अपने सिलेबस को याद कर लोगे तो आपको विषय वस्तु के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी भी विषय वस्तु जब पूछी जाए तो आपको अपना सिलेबस याद रखना है। जब सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि हम पढ़ते हैं, जब उसमें विषय वस्तु आती है, तो मैं कहता हूं कि 2nd ग्रेड की सामाजिक अध्ययन के अंदर 8 विषय हैं। उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, दर्शन शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, नागरिक शास्त्र वाला सारे पोर्शन है, तो अर्थशास्त्र है। ये सारे के सारे सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है। तो कहने का मतलब ये होता है, विषय वस्तु का तात्पर्य सीधा होता है कि आपको उस विषय में क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। तो आपके सिलेबस ही आपकी विषय वस्तु है। बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा, आपको इसमें माथापोटी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो विषय का विकास हमने देख लिया था, और विषय वस्तु के बारे में हमने ये जान लिया था कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण 2 टाइप का होता है, और ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। अब आज हम बात करेंगे इसके उद्देश्य, महत्व, समस्याओं, विशेषताओं और क्षेत्र पे। इतनी बात होने के बाद हमारी ये पहला चैप्टर जो है
पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं का ये समाप्त हो जाएगा। अच्छे से साथ साथ में आप क्या करोगे, आप अपने नोटबुक में इस पाठ का नाम लिख लेना। विषय का विकास जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसको आप बिल्कुल जैसे मैंने डायग्राम से बनाया था वीडियो पॉज करते जाना और उसको नोट्स रूप में लिखते जाना। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल भरने से कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है कि कभी भी नोट्स का स्थान स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। आपके स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़े रहेंगे, कभी भी आप उनको पढ़ नहीं पाओगे। इससे बेहतर है कि 15-20 मिनट का वीडियो होता है, पॉज करते जाओ, फटाफट उसको नोट करते जाओ, ताकि बाद में न तो स्क्रीनशॉट की झंझट रहेगी, न बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे। और जो आप पीडीएफ वगैरह फालतू सेव करते हो, पीडीएफ भी कभी नोट्स का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए बेहतर होता है कि आप हाथ से ये चीज़ें लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो विषय के विकास को आप लिख लेना। उसके बाद विषय वस्तु में आप क्या करोगे, आप अपने सिलेबस के मेन पॉइंट सारे लिख लोगे कि ये हमारी विषय वस्तु। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे पहला लिख लो सामाजिक बुराइयाँ, दूसरा लिख लो आवास, वस्त्र, पहनावे, तीसरा लिख लो राजनीतिक जानकारियाँ। जैसे राजनीतिक जानकारियाँ मतलब ये क्या हुआ, राजनीतिक जानकारी मतलब ये हुआ कि यूँ कहिए कि संविधान है या कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की जानकारी। और उसके बाद में थोड़ा और नीचे आ जाओ, फिर जो आपके सिलेबस में है पर्यावरण की जानकारी, जैव विविधता की जानकारी, सहकारी समितियां, उपभोक्ता, उद्योग धंधों की जानकारी। तो ऐसे करके ये विषय वस्तु हो जाती है तैयार। ये लिख लेना। उसके बाद आप लिखना उद्देश्य, जो मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। अब बात जब उद्देश्य की आएगी तो उद्देश्य के अंदर सिंपल सा फंडा है। मैं यह पीपीटी लाया हूँ आपके सहयोग के लिए, ताकि क्या ज़्यादा परेशानी ना हो, और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक कुछ है भी नहीं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि पर्यावरणीय जो भी हमारा विषय है, इसके मूलभूत उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है पर्यावरण, हमें क्यों विद्यार्थियों को पर्यावरण पढ़ाया जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य देखो क्या लिखा है कि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं, चाहे वो प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण से। प्राकृतिक पर्यावरण की समस्याएं कौन सी है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे ओजोन परिवर्तन हो, ओजोन गैस में वो जो परत में छेद हो, चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की समस्या हो, चाहे जितनी भी पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्या सारी आ जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं कौन सी, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, नशावर्ती, बाल विवाह वगैरह, जो भी ये बाल अपराध है, महिला अपराध है, ये सारे की सारी सामाजिक समस्याएं कहलाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्यावरण की विषय वस्तु के दो भाग है, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। तो इन दोनों से संबंधित समस्याओं का एक प्रकार से ज्ञान हो जाता है किसको, विद्यार्थियों को। तो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं, जिसमें प्राकृतिक समस्याएं भी आएगी और सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं भी आएगी, इनकी जागरूकता आपके विद्यार्थियों तक हो जाती है। तो ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, किसका, पर्यावरण के अध्ययन का। क्योंकि जब विद्यार्थियों को इसकी जागरूकता होगी, तभी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से उन समस्याओं के बारे में जान पाएगा। तो जरूर जब वो विद्यार्थी बड़ा होगा तो उन समस्याओं के निदान में कार्य करेगा, न कि उन समस्याओं को बढ़ाने में अपना योगदान देगा। उसके बाद दूसरी चीज कि पर्यावरणीय समस्याओं का संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाना। क्योंकि जब ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जब किसी समस्या का खात्मा करना हो, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उस समस्या के बारे में डिटेल से हमें अपने समाज को बताना होता है। और समाज को बताने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि विद्यालय में जाओ और छोटे बच्चों को बताओ। जब छोटे बच्चों को बताएंगे, जब वो वर्ग बड़ा हो जाएगा, जैसे नशावृत्ति है, आप सीधे गाँव में किसी बुजुर्ग को कहोगे कि बीड़ी मत पियो, या ये अफीम मत खाओ, या ये शराब मत पियो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो बड़े बुजुर्ग आपकी बात नहीं मानेंगे, उल्टे एक दो मार और देंगे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मतलब इन चीजों से। अब आपको अगर ये नशावृत्ति वास्तव में दूर करनी है, तो आप क्या करोगे, विद्यालय में जाओगे और पहली, दूसरी, 5वीं क्लास से बच्चों को ये सिखाना शुरू करोगे कि आपके ये चीजें स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो वो बच्चे, जब वो जनरेशन जब बड़ी होगी, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं से वाकिफ होगी और उन समस्याओं को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ज्ञान हमें इन बच्चों को छोटे स्तर पर देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े लेवल पे आएंगे, इस समस्या का निदान होना शुरू हो जाएगा। तो पर्यावरणीय समस्याओं का संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाना, ये हमारे पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तीसरा क्या हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दों का क्या मतलब है, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारे के सारे इश्यूज, जैसे
अब मान लो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे ओजोन डिप्लेशन हो, चाहे वो आपकी यूट्रोफिकेशन की समस्या हो, चाहे बायोमैग्निफिकेशन की समस्या हो, चाहे वो आपके एसिड रेन की समस्या हो, चाहे मरुस्थलीकरण की समस्या हो, चाहे कुरीतियां सामाजिक हो, चाहे विभिन्न प्रकार के इतने जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इन सारे इश्यूज के बारे में एक प्रकार से विद्यार्थियों की जो सोच है, जो उसका एटीट्यूड है, जो विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है उन समस्याओं के प्रति, उसको एक प्रकार से पॉजिटिवली आगे बढ़ाना। मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों को जब हम मुद्दों के बारे में बताएंगे तो विद्यार्थी क्या करेगा, इन मुद्दों के पीछे या इन मुद्दों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेगा, और जैसी सोच होगी, जैसा उसका दृष्टिकोण होगा, उसका इलाज उसी तरह से होता है। तो एक प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करना, किसके प्रति, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति, इन्वायरमेंटल इश्यूज के प्रति। इसके अलावा विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के कई कौशल विकसित करना, विभिन्न प्रकार की स्किल्स डेवलप करना, किस चीज हेतु, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए। जैसे कि जैसे नशावृत्ति है या फिर समाज की कोई कुरीति, उसको कैसे निपटा जा सकता है। तो अगर ये बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे तो उनके पास कोई न कोई ऐसी स्किल डेवलप जरूर होगी कि इस तरीके से किया जा सकता है, तो बच्चों में स्किल डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा सही और गलत करण का आंकलन करने की क्षमता भी बच्चों में डेवलप होती है। इसके अलावा विभिन्न सभी प्रकार की पर्यावरणीय मुद्दे, समस्याएं और उनमें एक प्रकार से खुद की सहभागिता, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने की भी एक प्रकार से बच्चों में ललक उत्पन्न होती है। ये मुख्य 6 उद्देश्य थे जो आपके यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो एक सम्मेलन हुआ था 1977 में तिबलिसी के अंदर, उसमें ये 6 उद्देश्य मुख्य रूप से तय किए गए थे। तो आप इन 6 उद्देश्यों को ध्यान रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे और उद्देश्य बन सकते हैं, तो मुख्य रूप से इन 6 उद्देश्य आप लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये पर्यावरणीय शिक्षण के उद्देश्य थे। इसके अलावा आप जोड़ सकते हो तो 2 4 5 और जोड़ दो और लिख लो, बाकी ज़्यादा इसके ऊपर माथापौड़ी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको एक व्यू डेवलप करना है कि वास्तव में क्या हो सकता है। तो अगर आप अपना व्यू डेवलप कर लोगे तो आप 4 5 और चीज़ें लिख लोगे कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच के संबंधों को तय करना, पर्यावरण और मनुष्य के बीच के हेल्दी संबंध बनाना, और इसके अलावा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागृत करना, बहुत सारे और पॉइंट बन सकते हैं। ये इसके उद्देश्य थे। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे विषय का विकास हो गया, विषय वस्तु हो गई और उद्देश्य हो गया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महत्व कि पर्यावरण अध्ययन की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है। तो जो उद्देश्य दरअसल है वही इसके महत्व है। कुछ और पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं कि जो उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन के वही इनके महत्व है। जैसे देखिए, अब बच्चों को अगर सामाजिक कुरीतियों के बारे में पता होगा, बच्चों को अगर पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं के बारे में पता होगा, तो निश्चित रूप से बच्चे उन चीजों से दूर रहेंगे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, कहते हैं ना, अगर कोई बात स्थायी रूप से दिमाग में डालनी हो तो बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को छोटे स्तर पर उसको सिखाना शुरू कर दो। देखिए, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लैंग्वेज सीखना सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज पे बल दिया जाए ताकि बच्चा भाषाएं सीख जाएगा। अब आप सोचिए, अपन और आप और मैं अगर इंग्लिश बोलना शुरू करें और पूरी मेहनत करेंगे ना, तो 2-3 साल तक इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। वही बच्चा जब बड़ा होता है, अगर किसी अंग्रेज के घर में रख दिया जाए, वही बच्चा जन्म से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका सामाजिक इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो सामाजिक मिला, उसको ऐसा ही मिला है। बच्चा भाषा बहुत जल्दी कैच करता है, इसलिए बच्चे को छोटे लेवल पे भाषा सिखाई जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे लेवल पे बच्चे को जो चीज़ें दिमाग में डालेंगे वो बच्चे की स्थायी अधिगम में चली जाती है और जीवन भर वो बच्चा उस चीज़ों को याद रखता है। आपने नोट किया होगा कि जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेजेस में जो गुरुजी बातें बताते तो वो याद नहीं रहती। 12वीं तक जो बातें बताई थी वो भी कम याद है, लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं में जो हमने बातें सुनी थी गुरुजी से, आज भी हमें याद रहती है। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को हम बहुत सीरियसली लेते थे। इसलिए कहते हैं कि अगर इसी लेवल पे पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन करवाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, इन विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से, इन आदतों से दूर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा क्या होगा, वो पर्यावरण के प्रति इतने सजग होंगे कि वो पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पेड़ पौधे काटने की बात वो सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्वच्छ भारत कार्यक्रम चला तो बच्चों के दिमाग में जब ये बात आई कि ये कचरा जो है इसको डस्टबिन में डालना चाहिए, इसको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई है ना, वो बच्चा जीवन भर कचरा रोड पे डालने से संकोच करेगा, वो कचरा डस्टबिन में डालेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बात डाल दी गई है कि कचरा बाहर डालना एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, या यूं कहिए कि ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो इनके प्रति ये बच्चे क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक कुरीतियों से भी दूर रहते हैं। बच्चे को कह दिया कि दहेज प्रथा गलत होती है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, अगर बच्चे को 10 बुराइयां बता दी तो बच्चा जीवन में कभी भी इस प्रकार की दहेज प्रथा या जिस प्रकार की इन कुरीतियों से हमेशा दूर रहेगा, कभी उसके पास नहीं जाएगा। इसके अलावा बच्चे लोकतंत्र के प्रति सजग नागरिक बनेंगे, जिससे राष्ट्र के प्रति धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम की भावना भी विकसित होगी। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो हम उनको राजनीतिक अधिकार जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का ज्ञान भी देते हैं। और एक प्रकार से बच्चा अगर सामाजिक और पर्यावरण के रूप में सजग भी होता है तो एक प्रकार के लोकतंत्र के लिए भी ये ठीक रहता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। तो ये पर्यावरण अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंस थे। आप एक साइड में टेबल बना के इसको लिख लेना। ठीक है, ये आपके सामने आराम से इसको आप पर्यावरण अध्ययन के इन जितने भी इंपॉर्टेंस है इसको लिख लोगे तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने में हेल्प हो जाएगी। अब बात ये आती है कि पर्यावरण अध्ययन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट क्या पड़ते हैं। इफेक्ट क्या पड़ेंगे? उद्देश्य, महत्व, प्रभाव ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर बच्चे जागरूक होंगे, पर्यावरण की उन बातों को ध्यान से सीखेंगे तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कमियां क्या है, ये हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है। तो डेफिनेटली क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, संरक्षण होगा। दूसरा, वो अगर सामाजिक व्यसन, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से दूर रहेंगे और इन चीज़ों को बढ़ावा कभी नहीं देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, समाज का क्या होगा, विकास होगा। इसके अलावा बच्चे अगर विभिन्न प्रकार के व्यसन और कुरीतियों से दूर रहते हैं तो उनके अंदर कौन से मूल्यों का विकास होगा, नीतिगत मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास होगा। बच्चा कभी भी गलत नहीं करेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों की सामान्य जानकारी भी बच्चों को मिल जाएगी। विभिन्न विषय का क्या मतलब है, उसको विज्ञान के विषय की भी जानकारी मिलेगी, उसको राजनीति के विषय की भी जानकारी मिलेगी, उसको अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र की भी जानकारी मिलेगी, उसको थोड़ा बहुत इतिहास, संस्कृति की भी जानकारी मिलेगी। तो बच्चे को विभिन्न सारे विषयों की जानकारी मिल जाती है। साथ में पर्यावरण से संबंधित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी भी उसको साथ साथ में मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर सारी जानकारियां मिलेगी तो डेफिनेटली उसकी विचारधारा और मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि आप जैसी बातें उसको सिखाओगे उसकी आइडियोलॉजी, उसकी मेंटालिटी बच्चे की वैसी ही होगी। आप हर देश की बात अलग है। अगर कोई जैसे कोई बच्चा ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे वो बचपन से ही आतंकवादी हमले और ऐसे हमेशा दुर्दांत घटनाएं देखेगा तो डेफिनेटली उसकी मानसिकता और विचारधारा ये होगी कि बच्चा उठते ही बंदूक पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा वही है। और अगर किसी शांत देश में पैदा हुआ है बच्चा, अगर किसी धार्मिक जैसे बौद्ध तिब्बत में पैदा हुआ तो उठते ही वो सीधा अपना व्यवहार उसी हिसाब से करेगा जैसे बौद्ध भिक्षु करते हैं। कहने का मतलब है कि विचारधारा और मानसिकता में क्या होगा, एक प्रकार से विकास होगा, मानसिकता तय हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनेगा और नागरिक इतने संवेदनशील बनते हैं तो डेफिनेटली किसका, राष्ट्र निर्माण में इनकी भागीदारी होती है। बहुत सारे और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो ये थे पर्यावरण अध्ययन के प्रभाव। उसके बाद बात आती है कि पर्यावरण अध्ययन की, अध्यापन की समस्याएं क्या क्या है, अध्यापन के पीछे क्या क्या समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की क्या क्या समस्याएं हैं। देखो, समस्याएं किसी भी स्तर में, विद्यालय में समस्याएं दो टाइप की है। एक भौतिक समस्याएं। भौतिक का क्या मतलब है? भौतिक का मतलब ये होता है जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, ये एक प्रकार से भौतिक है। टॉयलेट नहीं है अंदर, ये प्रकार से भौतिक है। इसके अलावा अगर वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है या लेबोरेटरी नहीं है, ये सारी की सारी जो लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, भवन, स्टेडियम, ये सारे के सारे भौतिक संसाधन कहलाते हैं। अगर यहाँ पर कोई कमी है तो उसे अपन भौतिक समस्या कहते हैं। मानवीय समस्या क्या मतलब हुआ? मानवीय स्तर की समस्या का मतलब हुआ स्कूल के स्टाफ, इसके अलावा विद्यार्थी और उनके गार्जियन, अभिभावक, इनमें कोई कमी है तो अभिभावक स्तर की कमी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्यावरण अध्ययन की समस्याओं को दो भागों में बांट रहे हैं, भौतिक समस्याएं और दूसरी मानवीय स्तर की समस्याएं। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। भौतिक समस्याएं कौन सी होगी तो आप समझ जाना कि विद्यालय के अंदर इंसानों को छोड़ के बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही, जैसे मान लो कि प्याऊ नहीं है या टॉयलेट नहीं है या यूँ कहिए कि लेबोरेटरी नहीं है या यूँ कहिए कि लाइब्रेरी नहीं है या विद्यालय में स्टेडियम नहीं है या विद्यालय का भवन टूटा फूटा है या उसमें फर्नीचर नहीं है, तो ये सारी कैसी समस्या है? ये भौतिक समस्या है। अगर कहे कि विद्यालय में स्टाफ की कमी है, उसके अंदर पियोन नहीं है, उसके अंदर एलडीसी नहीं है, या यूँ कहे कि टीचर और विद्यार्थी के बीच में भाषा की दिक्कत आ रही है, टीचर इंग्लिश बोल रहा है, विद्यार्थी को मारवाड़ी आ रही है, टीचर हिंदी बोल रहा है, विद्यार्थी को हिंदी नहीं आ रही है, तो ऐसी कोई समस्या आ रही है, या अभिभावक
उसके जागरूक नहीं है, या बच्चा विद्यालय समय पे नहीं आ रहा है, या बच्चा खुद अगर कोई दिक्कतों से सामना कर रहा हो, तो ऐसी समस्या आती है तो हम उसको कैसी समस्या कहेंगे? मानवीय स्तर की समस्या। देखो समझते हैं कौन कौन सी समस्या हो सकती है। सबसे पहले भौतिक समस्या है। भौतिक समस्याओं का क्या मतलब है? अगर भौतिक संसाधनों में कोई गड़बड़ी है तो उसे अपन भौतिक समस्याएं कहते हैं। भौतिक संसाधन का क्या मतलब है? विद्यालय में भवन की बात हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे पुस्तकालय हो, परिसर हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, विभिन्न प्रकार के दैनिक क्रियाओं की व्यवस्था हो, चाहे एसी रूम वगैरह, ये सारी चीजें अगर कम है तो उसको अपन कहते हैं भौतिक समस्याएं। इन चीजों में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं? देखिए, अगर कक्षा की बैठक व्यवस्था उचित नहीं है तो भी पर्यावरण अध्ययन में दिक्कत आएगी। अगर वातानुकूलित कक्ष नहीं है, गर्मियों में बहुत गर्म हो रहे हो, सर्दियों में बहुत ठंडे हो रहे हो, तो भी दिक्कत है। संसाधनों का अभाव है, अगर प्रॉपर उपकरण नहीं है या लैब नहीं है, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो भी डेफिनेटली समस्या आएगी। इसके अलावा पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। बच्चा सीधा घर जाएगा पानी पीने के लिए, ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर अधिगम के लिए सहायक सामग्री नहीं है विद्यालयों में तो भी लर्निंग सिस्टम सही तरीके से नहीं होगा। खेल का मैदान नहीं हो, या शौचालय का अभाव हो, या सह शैक्षणिक गतिविधियां जो होती है, जितनी भी प्रतियोगिताएं वगैरह, ये अगर नहीं हो रही हो तो निश्चित रूप से शिक्षण में दिक्कतें आती है। ये शिक्षण की समस्या है। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक समस्या है या निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय समस्या है। दूसरा सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय अध्ययन की समस्या है। तो फिर इसमें ये भी समस्या आ सकती है और मानवीय समस्या भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भौतिक कौन सी है और मानवीय कौन सी, रटना नहीं है। आप खुद सोचिए, आप अपने गाँव जब जाओ तो सोचिए, स्कूल में जब भी प्रवेश करो, खेलने जाते हो, उस समय आप देखना कि इसमें मानवीय संसाधन कौन सा और भौतिक संसाधन कौन सा। जब आप खुद सोचोगे, आराम से 1 मिनट बैठ के ध्यान से सोचोगे कि हमारे विद्यालय में मानवीय संसाधन क्या है और भौतिक संसाधन क्या है, जो विद्यार्थी, टीचर और अभिभावक, इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी सारे भौतिक संसाधन हैं, और ये 3 है मानवीय संसाधन। तो अब आप जब परीक्षा में आपके सामने विकल्प रहेंगे तो आप विकल्प को देख के आराम से पता कर सकते हो कि भौतिक संसाधन कौन सा है और मानवीय संसाधन कौन सा है। तो इस प्रकार का एक सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो ये तो थी भौतिक संसाधनों की समस्याएं जो हमारे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न करती है। तो इन समस्याओं के बाद में अगर देखें मानवीय स्तर की कौन सी समस्या आ सकती है कि विद्यालय में कार्यरत सभी संवर्गों के कर्मचारी, संवर्ग का मतलब होता है कैडर, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड हो सकता है, थर्ड ग्रेड हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, पियोन हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, ये सारे के सारे कर्मचारी। इसके अलावा अध्ययनरत सभी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट है वो सारे, इसके अलावा उन विद्यार्थियों के अभिभावक, ये क्या कहलाते हैं? ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। और इस स्तर पर अध्यापन में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे अपन कहते हैं अध्यापन में कौन सी समस्या? मानवीय समस्या। भौतिक समस्या मत कहना, भौतिक समस्या अपन ने पीछे देख ली थी। अब आगे देखिए यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है। शिक्षण स्तर की कौन सी समस्याएं होगी? अब शिक्षण स्तर की जहां तक समस्याएं हैं, शिक्षक स्तर लिखना था इनको, कोई बात नहीं। सबसे पहले भाषागत अवरोध, मैंने कहा ना टीचर की भाषा और स्टूडेंट की भाषा में दिक्कत आती है। मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, जब मैं एज ए सेकंड ग्रेड गांव में लगा था तो कई बार बच्चों को बात समझ में नहीं आती थी, तो मैं उनको मारवाड़ी में समझा देता था, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता था कि एक्चुअल में बात क्या है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे थे जो बाहर के थे, उनको मारवाड़ी नहीं आती थी, वो हिंदी बोलते थे और बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चों के कई चीज़ें ऊपर से होकर चली जाती थी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ऐसी भाषागत अगर बैरियर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षण में दिक्कत आएगी। इसके अलावा शिक्षक के शिक्षण कौशल की समस्या हो सकती है। अगर कई बार कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही लापरवाह होते हैं और टीचिंग स्किल के नाम पे एक प्रकार से फॉर्मेलिटीज होती है लेकिन उनका मन नहीं होता, या वो विषय वस्तु में भटक जाते हैं, पढ़ाना क्या चाहते हैं, पढ़ा कुछ और आ जाते हैं, चौथी पांचवी लेवल में भी गहरी ज्ञान की बातें करके आ जाते हैं। इससे क्या होता है, विषय वस्तु में भटकाव आने से भी एक प्रकार से शिक्षण में दिक्कत आती है। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिसमें अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन नहीं होता, बोल नहीं पाते, बच्चों को अच्छे से सिखा नहीं पाते, अंदर आ तो रहा है लेकिन बच्चे को बता नहीं पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ज्ञान होना और ज्ञान देने में बहुत फर्क होता है। आपके पास कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता, आप बच्चे को कितना दे रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अभिव्यक्ति की समस्या आ जाती है, मेरे पास ज्ञान तो लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ,
बता नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी अभिव्यक्ति की समस्या है। मैं आपको टीचिंग मेथड पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाते पढ़ाते इतिहास में चला गया, ये विषय वस्तु में भटका हुआ जाता है। कई बार क्या होता है कि वाक्य में तारतम्यता का अभाव होता है। मतलब क्या होता है कि टीचर क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं पता, एक वाक्य क्या बोला, उसके बाद दूसरा वाक्य कुछ और बोल दिया, तीसरा वाक्य कुछ और बोल दिया। ऐसी कंटिन्यूटी अगर नहीं है, अगर ऐसा फ्लो नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको आप प्यार से छोटी छोटी बातों से शुरू करोगे तो वो सीख जाएगा। इसके अलावा कई बार टीचर को विषय वस्तु की कंसेप्ट का पूरा पता नहीं होता। अब गाइड पढ़ के जाएंगे तो पूरा पता कहाँ से होगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा पूरा जब पता नहीं होता तो वो टीचर क्या करता है कि एक पक्ष बता पाता है, सारे पक्ष नहीं बता पाता। जब आप जैसे नशावृत्ति समझा रहे हो बच्चे को, नशावृत्ति का कारण बताओ, नशावृत्ति के परिणाम बताओ, नशावृत्ति के एक प्रकार से प्रभाव बताओ, नशावृत्ति के चरण बताओ कि किस तरह से हम नशे में डूबते हैं, फिर नशावृत्ति से वापस निकलने के उपाय बताओ। अगर आप ये सारी चीज़ें उसको बताओगे तब बच्चा सही से समझेगा। आप सीधे उसको गालियाँ निकालोगे कि नशे में ये कमी है, ये कमी है, ऐसा नहीं होता। आप उसकी संकल्पना का पूरा ज्ञान रखो और बच्चे को पूरा ज्ञान दो, तो ये भी एक शिक्षण के कौशल की समस्या आ जाती है। कई बार क्या होता है, शिक्षकों द्वारा अध्यापक में मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं करता। अब शिक्षक क्या करते, कई बार अध्यापन में, यहाँ पे आप इसको ना समझे, अध्यापन में एक प्रकार से साइकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि नीचे के लेवल पर साइकोलॉजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर अच्छे से मेथड यूज़ नहीं करेगा तो भी दिक्कत आ सकती है। और आधुनिक पद्धतियों से अनुभज्ञ रहते हैं। ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट है, थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल बातें नहीं होती। तो ये कुछ शिक्षण स्तर की समस्याएं जो टीचर अक्सर फेस करता है, और ये टीचर स्तर की समस्याएं, शिक्षण की जगह आप इसको शिक्षक समझें, शिक्षक स्तर की समस्या है। तो भाषागत अवरोध, शिक्षक के शिक्षण कौशल की समस्या है, शिक्षकों द्वारा ये अध्यापन में मनोवैज्ञानिक विधियों का अभाव, और इस प्रकार से ये पांचवा बिंदु कि आधुनिक पद्धतियों से शिक्षक एक प्रकार से अनभिज्ञ होते हैं। इसका भी कारण है। कारण ये कि एक बार टीचर बनने के बाद हम क्या सोचते हैं, अब हम सुरक्षित हो गए हैं। फिर टीचर्स लोग क्या करते हैं, कई बार, अधिकांश का नहीं कह रहा हूँ, कुछ अपवाद होते हैं जो करंट अफेयर पढ़ना छोड़ देते हैं, अपने आप को एनरिच करना छोड़ देते हैं, और कहते हैं ना, जब शिक्षक पढ़ना छोड़ देता है तो अपनी एकेडमिकल सुसाइड करता है, अकादमिक आत्महत्या हो जाती है। जब टीचर खुद पढ़ना छोड़ देगा तो वो खुद अद्यतन नहीं होगा, जब खुद अद्यतन नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा। तो ये भी कई बार टीचर्स के लेवल की समस्या आती है। तो ये टीचर्स के लेवल की समस्या के बाद में अगली जो समस्या आएगी वो आएगी विद्यार्थियों के लेवल की समस्या। वो तो टीचर्स के लेवल की समस्या थी, वो टीचरों को सुधारनी, अपने को सुधारनी थी, अपने लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये है विद्यार्थियों की समस्या। तो कुछ बच्चे जन्म से विद्यार्थी मानसिक स्तर का कमजोर होता है, वो सीख नहीं पाता, इसका अपने पास कोई इलाज नहीं है। बच्चे को मोटिवेट ही कर सकते हैं, बारंबार उसको पढ़ा सकते हैं, रिवीजन करने के लिए कह सकते हैं, बच्चे को थोड़ा पॉजिटिव कर सकते हैं, इसके पास हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मानसिक रूप से कई बार बच्चे अस्वस्थ होते हैं, बहुत सारी डिसलेक्सिया वगैरह आपने पढ़े होंगे, ये चीज़ें हो जाती है। कई बार आनुवांशिक की ये समस्याएं होती है, जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चों का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि कमज़ोर होती है, कई बच्चों के परिवार का वातावरण ठीक नहीं होता है, घर में सब लड़ते रहते हैं, क्या पढ़ेगा बच्चा वो। तो ये सारी समस्या जब बच्चे में होती है तो डेफिनेटली बच्चे के लर्निंग सिस्टम में गड़बड़ी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार में बहुत अच्छा माहौल होता है, वो बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार में अच्छा माहौल होने के बाद भी नहीं पढ़ते, वो अलग बिंदु, वो उस बच्चे की प्रॉब्लम है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो विद्यार्थी के लेवल की समस्याएं, ये टीचर बच्चों को एक प्रकार से मोटिवेट करके सही कर सकता है, और वो टीचर वाली समस्या तो टीचर को ही सही करनी है। इसके अलावा अभिभावक स्तर की समस्या है। अब ये समस्या जो है वो न टीचर की समस्या है न स्टूडेंट की समस्या, ये है गार्जियन की, हमारे माता पिता। क्योंकि बच्चा तो 8 घंटे विद्यालय में रहता है, 8 घंटे के अलावा 16 घंटे बच्चा अभिभावक के पास रहता है। अब अगर अभिभावक बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो शिक्षक क्या कर पाएगा। 8 घंटे शिक्षा देने के बाद बच्चा जैसे ही 16 घंटे उनके पास चला जाता है, तो बच्चा अगर वहाँ पे अगर बच्चे के ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो 8 घंटे व्यर्थ है। तो कई बार ये भी सामना करना पड़ता है इस समस्या का भी। अभिभावकों में जागरूकता का पूरा अभाव होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी जुगत में रहते हैं, रोटी कपड़े मकान की जुगाड़ में रहते हैं, चाहे कृषि की जुगाड़ में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कामों के जुगाड़ में रहते हैं, कैसे करके उनका काम हो जाए। तो पशुपालन कृषि में इतने व्यस्त होते हैं कि, और पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत अनपढ़ है। गांव की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ माता पिता ऑलमोस्ट हर किसी के अनपढ़ होते हैं, तो उनके पास उनको कोई जागरूकता नहीं होती। दूसरा, रोजगार होता नहीं है तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तीसरा क्या होता है,
अब अभिभावकों के पास संसाधन भी नहीं है। जब उनके पास कोई आर्थिक संसाधन ही नहीं है तो मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कई बार रेवड़ लेके, हमारे बाड़मेर क्षेत्र में लोग, किसान जो थे, वो रेवड़ लेके अजमेर तक जाते थे। अब वो रेवड़ लेके अजमेर तक चले जाते, पीछे बच्चों के ऊपर कौन ध्यान देगा? सीधी सी बातें नहीं दे पाते थे क्योंकि उनकी मजबूरियाँ थी, उनको जाना पड़ता था। अगर वो नहीं जाएंगे तो घर पे 2 जून की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। इसके अलावा अभिभावकों का विद्यालय स्तर कोई रुचि नहीं लेना, ये बातें ठीक लगती है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे तो अभिभावकों की हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि उनके घर में बेचारा एक यूँ कहिए कि कमाने वाला एक आधा व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता तब जाके घर पे 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। और ऐसी स्थिति में जब वो रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता तो बच्चों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाता। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है, इसे सरकार को दूर करनी चाहिए। नरेगा जैसी योजनाएं गाँव में आजकल बहुत अच्छी स्थिति होनी शुरू हो चुकी है, और ये धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि ये अभिभावक स्तर की समस्याएं थी, बच्चों के स्तर की समस्याएं देख ली, ये सारी चीज़ें देख ली। अब देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ वापस। हम थे यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? विषय का विकास देख लिया, विषय वस्तु देख ली, उद्देश्य देख लिए, महत्व देख लिए, समस्याएं देख ली, और विशेषताएं महत्व के साथ में शामिल हो जाती, अलग से नहीं आती। अब बात आती है इसके क्षेत्र की, और अगली जो क्लास होगी उसमें इसके क्षेत्र के बारे में अपन विशेष रूप से बात करेंगे। और इस पहली यूनिट के आप देख लेना कितने टॉपिक पूरे हुए हैं। तो मैं चलता रहूँगा ऐसे, करीबन 10 या 12 वीडियोस बनेंगे, उसमें अपनी पर्यावरण पूरी हो जाएगी। ये दूसरा वीडियो है पर्यावरण का, यूँ माने तो तीसरा है वैसे। आप अच्छे से लिखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई गहरी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके समाधान का पूरा प्रयास करूँगा। अंततः चलते हुए वापस बता देता हूँ, नोट ज़रूर बनाना। मैं पूरा पर्यावरण पढ़ाने वाला हूँ। पहले ये विधियाँ पढ़ाऊँगा और उसके बाद में पर्यावरण की मेजर टॉपिक पढ़ा दूँगा, जिससे कि आपके अच्छे से आगे हेल्प हो जाएगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।